हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। ट्रूथ ओमेगा की लास्ट पार्ट में हमने सुना विभूषण की हिट जारी होती है और वांग जी उसके करीब जा रहा था और उसने उसे मार्क भी कर दिया और वो उसे किस करने लगा। हो सियांग तो उसकी टच की वजह से पूरा मेल्ट हो चुका था। अब वो अपनी सेंस में नहीं था, वो बस अपनी डिजायर फुलफिल करना चाहता था और वांग जी जो उसे के साथ कर रहा है वो उसे करने देता है। वांग जी उसे डीप किस कर रहा होता है और उसके कपड़ों को निकाल देता है पूरी तरह से और उसने उसकी जंजीरों को भी खोल दिया था और वो उसे कैरी कर लेता है और वो उसे लेकर उसके बेड में उसे लेटा देता है। वो कोई असल में कोई बेड नहीं था, वो एक बड़ा सा पत्थर था जो लगभग बेड की तरह था। वो सियांग को उसमें लेटा कर वो उसके ऊपर आ गया और फिर उसे किस करने लगा। तब विवो सियान भी उनके कपड़ों को निकाल रहा होता है। वो इतने सारे लेयर थे कि विवो सियान परेशान हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है। खुद लांग वांग जी भी इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट था। उसने अपने कपड़े निकाले और खुद की बॉडी को उस पर प्रेस करने लगा। विवो सियान भी उसे अब टच कर रहा था। लांग वांग जी भी अपनी रट में आ चुका था और वो दोनों काफी ज्यादा होनी हो चुके थे और वो इंटीमेट होने लगे। लैंसन हुसियान के साथ काफ़ी ज़्यादा रब था और हुसियान बस इसे एंजॉय कर रहा था और लाउड मौन कर रहा था। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर लांग वांग जी तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे टिप किस करता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है, बाइट करता है और अपनी हिप को बहुत ही फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। वो दोनों ही बहुत पैसिनेट तरीके से एक दूसरे में ही खोए हुए थे। लैंसन ने उसे बहुत बुरी तरह से बाइट किया था जिससे ब्लड निकलने लगे थे। वो उसकी ब्लड को लीक कर रहा होता है, शक करता है, तब भी लाउडली आवाज निकालता है। वो दोनों पूरी रात इसी तरह से इंटीमेट हो रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी पोजीशन चेंज की और बहुत ही सेक्सी तरीके से अपनी नाइट स्पेंड कर रहे थे। लैंसन जब थक जाता है तो वो विभूषण के ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ था। वहीं विभूषण जो अपनी आंख बंद करके सोया हुआ था उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अब उठने की कोशिश करता है। उसे अपनी पूरी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा था और उसे अपनी बॉडी के ऊपर बहुत हैवी वेट फील होता है। तो वो देखता है लैंग वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ है, वो भी नेकेड। अब ये देखकर तो विभूषण का तो पूरा दिमाग ही घूम जाता है और वो चिल्लाता है, यू बास्टर, और वो लैंग वांग जी को खुद से दूर करता है, उसे धक्का देता है। लांग वांग जी तब गिर जाता है फर्श पर और वो फिर डरते हुए उस आंख को देख रहा होता है जिसकी आंखें तो गुस्से से लाल हो रही थी। उसकी आंखें कभी रेड हो जाती है तो कभी नॉर्मल। उसकी आंखों का रंग बार बार बदल रहा होता है और लैंसन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। वो फर्श में पड़े अपने कपड़ों को उठाता है और खुद को ढकता है। उस यांग गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद तो वो खड़े होने की कोशिश करता है और वो जैसे ही खड़ा होता है उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो वांग जी के ऊपर गिर जाता है और वो जिस तरह गिरता है वांग जी की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत जोर से आवाज़ करता है क्योंकि हो सियांग उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लेटा हुआ था और हो सियांग को इतना गंदा फील होता है और वो चिल्लाता है, यू फकिंग अल्फा, मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तब वांग जी कहता है, पहले मेरे ऊपर से उठो। तो वी तब अपनी हालत देखता है और वो वांग जी के ऊपर से उठता है। फिर आसपास देखकर अपने कपड़े उठाता है, खुद को कवर करता है। वो बस अपनी आउटर रोब पहनता है और खुद की नेक पर अपनी हाथ रखते हैं जिससे ब्लड अभी भी निकल रहा होता है। उसका तो दिमाग खराब हो जाता है, उसकी आंखें फिर से रेड हो जाती है, उसके आसपास काला धुआं बनने लगता है। तब लांग वांग की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, देखो प्लीज़ शांत हो जाओ, हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना, मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तब विभूषण अपनी दांत पिसते हुए कहता है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तुम साले अल्फा एक जैसे होते हो, डिस्गस्टिंग। मैंने तुम्हें मना किया था मेरे करीब आने से। तुम चाहते तो खुद को संभाल कर यहाँ से जा सकते थे, पर तुम्हें तो मेरा फ़ायदा उठाना था। तब लैंसन हकलाते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो। तब वोजियांग कहता है, क्या देखूं, पूरा तो देख चुका हूँ तुम्हें, अपने कपड़े पहनो। तब लैंसन जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है। उसने बस अपनी इनर रोब पहने थे कि होसियांग उस पर अपनी ब्लैक बॉक्स से अटैक कर देता है। लैंसन सीधा वॉल से टकरा जाता है और वो तो फिर नीचे भी गिर जाता है। होसियांग इतने में नहीं रुकता,
वो लैनसेन के ऊपर अब लगातार वार करने लगते हैं। लैनसेन अपनी जान बचाता हुआ हुसियांग के हर एक अटैक को डॉज करता हुआ केव से बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलकर भाग ही रहा था कि इसमें किसी की टक्कर उसके साथ हो जाती है और वो दोनों को ही गिर जाते हैं। फेंचिंग चिल्लाती है, आ मेरी कमर, और वो ऐसा करके उठ रही होती है। वो जो अपने साथ फूड का बास्केट आई थी वो जमीन पर गिरे होते हैं। उन्हें देखकर कहती है, हाँ ये वेस्ट हो गए, और वो लांग वांग जी की तरफ बहुत गुस्से से देखती है। लांग वांग जी तो पहले से डर से काँप रहा होता है और वो वेंचिन से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने में विभूषण केव से बाहर निकलता है और सीधा अपनी ब्लैक फॉग की मदद से लैंसर की गर्दन पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। फेंचिंग विभूषण को इतने गुस्से में देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, आसियान इतने गुस्से में क्यों हैं? और वो जो फूड लाई हुई थी जो पूरा ज़मीन पर गिरे थे उन्हें एक एक करके उठाकर वो बास्केट में रख रही थी। वो तो बस इसलिए आंसू बहा रही थी, उसके फूड वेस्ट हो गए और वो बस यही बात रिपीट कर रही थी। और वो उठाकर हुसियांग के पास आ जाती है। हुसियांग तो लैंसन की गर्दन दबा रहा था और लैंसन की हालत ख़राब, उसकी जान निकल रही होती है। फेंचिंग हुसियांग की गर्दन की तरफ देख रही होती है और वो कहती है, ये तुम्हारी नेक से ब्लड निकल रहा है, ये मार्क। तब हुसियांग चिल्लाता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम अंधी हो चुकी हो, ये बाइट मार्क है। इस पर वेंची कहती है, तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो बस इलाज के लिए कह रही थी। तुम खुद की बॉडी से इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी हुसियांग लैंसन को जमीन पर जोर से पटकता है। लैंसन जख्मी हो जाता है, उसे काफ़ी सारी चोट लग जाती है और उसे अपने हाथ में सबसे ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हुसियांग इतने में नहीं रुकता, वो लैंसन की तो अच्छी खासी कुटाई लगा देता है। वो उसे किक करता है, उसे बहुत धोता है। लैंसन दर्द की वजह से करार होता है, चिल्ला रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है, प्लीज़ माफ़ कर दो, रुक जाओ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो विभूषण उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारता है और वो उसके हाथों के निशान लैंसन के गालों में छपे होते हैं। विभूषण अब थोड़ा शांत हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वेंचिंग जो वहाँ से चली गई थी वो ओल्ड लेडी वैन को बुलाकर लाई हुई थी। ओल्ड लेडी वैन हुसियांग को देखकर उसे हील करती है। विभूषण तब अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ था और फिर वो घूर घूर के लांग वांग जी को देख रहा होता है जिसे ओल्ड लेडी वैन हील कर रही थी। विभूषण की नज़र वांगजी भी फील कर पा रहा था, जो उसे किस तरह से देख रहा होता है खा जाने वाली नज़रों के साथ। लांग वांगजी तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। उसे भी पता है उसकी गलती है, अगर वो चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, पर उसने क्या किया, उसके हीट के होने का उसने फ़ायदा उठाया और उसे क्लेम कर लिया। वो अपनी हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो अब क्या कर सकता है, तीर तो कमान से निकल चुकी है, तो वो बस अब माफ़ी मांग सकता है। वो अपनी नींव पर आ गया और हुसियांग के आगे सर झुकाते हुए कहता है, मैंने जो कुछ किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं आपसे मैरिज करूँगा। यह सुनते ही हुसियांग का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो तो ना तो अल्फा चाहता था ना वो मैरिज करना चाहता था, फिर भी ये अल्फा उसके गले पड़ चुका है। वो दांत पिसते हुए खड़ा हो जाता है और लांग वांग जी के कॉलर पकड़ कर कहता है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? मुझसे मैरिज करके क्या तुम मुझ पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे किसी अल्फा की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार डालता हूँ, फिर इस मार्क से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और वो अपनी दोनों हाथों से लैंसन की गर्दन दबा रहा होता है। लैंसन उसके हाथ को पकड़ता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तब ओल्ड लेडी और वेंचिंग कहती है, आसियान उसे छोड़ो, छोड़ो उसे, और वो हुसियांग को वांगजी से दूर करती हैं और उसे शांत करवाती हैं। ओल्ड लेडी वैन हुसियांग के बैग पर अपनी हाथ फैलाते हुए कहती है, आसियान देखो, मेरी बात मानो और इससे मैरिज करो, तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह पाओगे, और ये तो अब खुद मैरिज के लिए तैयार है, ये तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे फोर्सफुली करना पड़ता। तो विभूषण कहता है, मैं मैरिज नहीं करना चाहता, मैं पेन सह लूँगा, लेकिन मैं इसके साथ तो नहीं रहूँगा। इसने ना सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड किया बल्कि मुझे मार भी कर दिया, मुझे तो इसे जान से मार देने का मन कर रहा है। मैं क्या करूँ, मैं इसे मार भी नहीं सकता, मुझे तो इसे पहले ही मार देना चाहिए था। और वो अपनी नेल से दिखाते हुए लैंसन के फेस को नोचने टाइप का कर रहा था।
और लैंसन के फेस को नोज डालना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करता और लैंसन अपना फेस छुपा रहा था डरते डरते। तब ओल्ड लेडी वैन कहती है, हम कल ही मैरिज करेंगे, वेंचिंग तुम जाकर सारी तैयारियां करो। और फिर हुसियान के सर पे अपनी हाथ फेरती हुई कहती है, आसियन तुम मैरिज के रेडी हो ना? तो हुसियान दांत पिसते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और लेडी वैन स्माइल करती है और फिर वो लैंसन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें यहीं बस रहना है और भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तब लैंसन हमें सिर हिलाता हुआ कहता है, हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन क्या मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन ले सकता हूँ? मैंने उनसे पूछा नहीं है। तब विवसान चिल्लाता है, तुमने मुझे मार करने से पहले उनसे पूछा था। तब लैंसन अपना सर झुका लेता है और कहता है, मैं बस उन्हें इन्फॉर्म करने के बारे में सोचा था, मैं बस उन्हें एक मैसेज भेजूंगा, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? तब ओल्ड लेडी वैन कहती है, हाँ तुम कर सकते हो। लैंसन तब अपने पास से एक पेपर निकालता है और उसमें अपनी सारी बातें लिखता है और उसे हवा में फेंक देता है। वो पेपर एक बटरफ्लाई बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। विभूषण अपनी कैब में आ चुका था और वो एक जगह बैठकर अपनी टी को पी रहा था। लैंसन उसे दूर से देख रहा होता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो आखिर उसे कैसे अप्रोच करे। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो हुसैन के सामने आ गया और उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विभूषण तब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं। तब लंग वांगजी कहता है, पर क्यों? ये सुनकर हुसैन अपनी टी के कप को पटकता है और कहता है, मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ और मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तब लंग वांगजी कहता है, पर मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँ। तब तो विभूषण को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो लगभग लंग वांगजी को मार देना चाहता था। इतना सब करने के बाद वो इस तरह से इनोसेंट होकर उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके पास अगर कहता है, तुम कहीं मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। लैंसन तो उसके ऐसे पास आ जाने से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विभूषण कहता है, मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा क्योंकि तुमने मुझे मार कर दिया है, पर मैं तुम्हें कभी भी अपना हस्बैंड नहीं मानूंगा। तुम बस मेरे लिए एक स्लट हो, तुम मेरी लाइफ में घुस आए हो, तुम्हें इसके लिए पछताना तो पड़ेगा। और वो अपना कपड़ा झटकता हुआ वहाँ से एटीट्यूड में चला जाता है। लैंसन तब साय करता हुआ अपने मन में कहता है, ये खुद को समझता क्या है, मुझे स्लट बोला, ये गुस्सेल ओमेगा। वहीं विभूषण तो पॉन्ट में आ जाता है और वो खुद को अच्छी तरह से साफ कर रहा होता है और उसका अभी भी दिमाग खराब था। वो लांग वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उसे क्यों नहीं रोक पाया? उसके डिज़ायर उस पर हावी कैसे हो गए और उसकी पावर लांग वांगजी की पावर से सप्रेस कैसे हो गई? वो अपना सर पकड़ लेता है, उसको अपनी सर पर बहुत पेन महसूस होता है। वो फिर पानी के अंदर चला जाता है और वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। पूल में थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद वो बाहर निकल रहा होता है और वो देखता है लांग वांगजी वहाँ आया है। तो वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर लांग वांगजी घबराते हुए कहता है, वो मुझे ग्रैनी वैन ने तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, इसलिए मैं आया, वरना मैं यहाँ नहीं आता। और वह ऐसा कहकर भागकर जाने लगता है और मन में कहता है कि इतनी रूड बातें क्यों करता है, थोड़ा नरमी से बात नहीं कर सकता। वहीं विभूषण उसे ऐसे जाते देखकर कहता है, ये सेमलेस अल्फा मुझसे इतना डरता है फिर भी मुझसे मैरिज कर रहा है। उसके बाद वो जब केब में जाता है तो वो देखता है ग्रैनी वैन वांगजी से बातें कर रही है और उससे बहुत सारी सवाल भी पूछ रही होती है, जैसे वो क्या करता है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका अता पता सब पूछ रही होती है। लांग वांगजी पोलाइटली सब चीज़ का आंसर दे रहा होता है और हुसैन जब उसकी एज जानता है तो उसको खांसी आ जाती है और वो जो एप्पल खा रहा होता है वो उसके मुंह से बाहर निकलने लगे थे। वांगजी तब कहता है, क्या आप ठीक हैं? वेंचिंग विभूषण को पानी देती है तो वो पानी पीने लगता है। वांगजी उसको काफ़ी वरीड होकर देख रहा था। वेंचिंग कहती है, सब कुछ ठीक है, वो बस तुम्हारी एज जानकर काफ़ी सरप्राइज है, तुम तो बस अभी अभी यंग हुए हो और अभी हुसैन तो 30 इयर्स का है। तब हुसैन वेंचिंग को घूरने लगता है और वांगजी कहता है, हमारी एज गैप से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो मैरिज करनी ही है और एज इज टू जस्ट नंबर। ये बात सुनकर तो हुसैन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो वांगजी को देखने लगता है। फिर वो अपना सर झटके से हिलाता है
और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। ग्रैनी वैन कहती है, आसियान देखो ये वेडिंग ड्रेस है, तुम दोनों इन्हें पहन के देख लो, तुम पर फिट आते हैं कि नहीं। तो हुसैन कहता है ये तो बहुत महंगे होंगे, ये वेडिंग ड्रेस की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही वेडिंग रिचुअल पूरी कर सकते हैं। इस पर और लेडी वैंड कहती है, नहीं मैं तुम्हारी मैरिज बहुत ही अच्छे से करना चाहती हूँ आसियान, मुझे मना मत करो, मैं ये सब करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। हुसैन गहरी सांस लेता है, कहता है ठीक है। तब ग्रैनी मैन खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। हुसैन कहता है मैं कोई ग्रैंड मैरिज नहीं करना चाहता, मैं बस रिचुअल पूरी करूँगा, तो आपको कुछ भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तब ओल्ड लेडी वैन कहती है हाँ ठीक है, और उसके बाद तो वो और वैनचिक वहाँ से चले जाती हैं। तब हुजियांग वांगजी की तरफ देखने लगता है। तब वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है। तब हुजियांग कहता है तुम आज से यहाँ रहोगे, वो एक केप की तरफ इशारा करता है। तब वांगजी ओबीडिएंटली अपना सर हाँ में हिलाता है। हुजियांग वहाँ से चला जाता है। वांगजी भी अपने केप में आ जाते हैं। वो वहाँ पास कैंडल जलाता है और वो देखता है उस छोटे से केप में बीच में एक स्टोन रखा हुआ है और वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। वो इस स्टोन में आकर लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और मेडिटेट करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, बस वो खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये सीन यहीं कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि तय हुआ था, सारी वेडिंग रिचुअल वो दोनों पूरी कर रहे होते हैं। वो दोनों रेड वेडिंग ड्रेस पहन रखे थे और हुसैन ने अपने फेस को वेल से कवर किया हुआ था। दफान पर्वत में जितने भी लोग थे उनके वेडिंग में शामिल थे। बहुत से लोगों को इस बात से खुश थे हुसैन की मैरिज हो रही है, वो भी इतने हैंडसम अल्फा से। वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आखिर हुसैन इस अल्फा से मैरिज क्यों कर रहा है, आखिर इस अल्फा ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे हुसैन को उससे मैरिज करनी पड़ रही है। वो सभी इस बात से खुश नहीं थे और उन्हें लांगवांगजी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने किया क्या है। हुसैन उससे मैरिज करने के रेडी हो गया। ऐसा सोचने वाले ओमेगा वो भी हुसैन की तरह थे, जिन्हें अल्फा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इस बात से चिढ़े हुए थे। पर वो अब कर भी क्या सकते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो बस मैरिज को होते हुए देख रहे थे। वहीं लैंसन और हुसैन दोनों कामली अपनी रिचुअल को पूरी करते हैं। लांगवांगजी तो बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि उसकी मैरिज में उसके कोई भी फैमिली मेम्बर शामिल नहीं है। इन सब से बढ़कर उसका ओमेगा उसे पसंद नहीं करता है। आगे उसकी लाइफ किस तरह से कटेगी इसका उसे कोई भी आइडिया नहीं है। वो अपने गुस्सेल ओमेगा को किस तरह से हैंडल करेगा। वहीं विभूषण बस यही सोचा था ये तमाशा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फाइनली उनके सारे रिचुअल कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी मैरिज हो जाती है। अब वो दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ थे। जैसे ये रिचुअल खत्म हो जाते हैं, हुसैन तो वहाँ से निकल रहा होता है। ग्रैनी उसे रोकती है और कहती है बैंक्वेट है, तुम्हें यहाँ रुकना होगा, और वो उसे चेयर में बैठा देती है और उसके बगल में लांगवांगजी को भी, और उन दोनों को फूड सर्व किया जाता और साथ में वाइन भी। हुसैन वाइन को देखकर शांत हो जाता है और वो अपने फेस से वेल को हटाता है। जो अल्फा इस बैंक्वेट में शामिल थे वो हुसैन की ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। वो कितना ज़्यादा इनोसेंट और एलिगेंट लग रहा था। उन्होंने पहली बार ये लाजू का फेस देखा था। वो हमेशा अपनी फेस में मास्क पहने रहता और वो कभी भी अल्फा के इस तरह से सामने नहीं आता था। और वो बस वन में ये कह रहे थे उनका मास्टर तो काफ़ी सुंदर है, कितना अच्छा दिखते हैं, और वो हुसैन की तरफ ही देख रहे थे। तभी एक ओमेगा अपनी अल्फा पार्टनर को हिट करते हुए कहती है क्या तुम उसे घूर रहे हो, क्या तुम ये बात भूल चुके हो, कोई भी यहाँ का अल्फा उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता है, अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। पिछली बार जो उस अल्फा को उसने मारा था ना, मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ, उसकी तरफ देखना बंद करो, चुपचाप खाओ। ये सुनकर वो अल्फा कहता है मैंने उन्हें उस तरह से नहीं देखा है और मैं तो देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहाँ सभी आपस में इसी तरह से बातें कर रहे थे। इस मैरिज को लेकर सभी अपनी ओपिनियन दे रहे थे और ये बैंक्वेट ऐसे चल रहा था। जब हुसैन का खाना हो जाता है तो वो ऑलरेडी पेन से कहते हैं ग्रैनी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब ग्रैनी कहती है अच्छा ठीक है पेंचिक तुम इसके साथ जाओ। तब हुसैन अपने साथ एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ से पेंचिक के साथ चल जाता है। उसके जाने के बाद तो कुछ ओमेगा लांगवांगजी के पास आ जाती हैं और उससे बातें करने की कोशिश करती हैं। लांगवांगजी तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है।
और फिर उनसे पोलाइटली बात करता है। वहाँ पर वो ओमेगा भी आ जाती है जिसने पहले लांगवंग जी की गर्दन पर तलवार रखा था। उस ओमेगा का नाम म्या है। म्या कहती है, वाह, तुमने जो कहा था तुमने तो वो कर दिखाया। तुमने उससे मैरिज कर ली, तुम लैंस तो और जो कहते वो तो करके दिखाते हो। मान गए तुमको, पर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की है और धीरे धीरे तुम्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा। ऐसा कहकर वो ये वाली स्माइल दे रही होती है। लांगवंग जी के पास तो कोई भी जवाब नहीं था। वो उन सब की बातें चुपचाप सुन रहा था। उन सब की बातें सुनने के बाद उसे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला और उसे अपने सवाल के भी जवाब मिल गए। जिन छोटे क्लैन को येलिंग लाजू ने तबाह किया था, वो क्लैन जबरदस्ती ओमेगा से गलत काम कराता है। तब कुछ ओमेगा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए येलिंग लाजू ने उस क्लैन को ही तबाह कर दिया और उन ओमेगा को आज़ाद करवा दिया। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको येलिंग लाजू ने ही बना दिया है। यहाँ के ज़्यादातर ओमेगा ऐसे हैं जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। ऐसे ओमेगा हैं जिनके अल्फा मर चुके हैं। वो उन ओमेगा की मदद करता है जिनके साथ गलत हुआ है और यहाँ वो सबको सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए सभी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे अपना सेवियर मानते हैं। ये तो काबिल तारीफ है, वो लोगों की मदद करता है, पर एक की गलती की सज़ा वो सबको दे देता है। ये गलत है। वांग जी ये सब सोचता हुआ केव की तरफ चल रहा होता है और वो केव के अंदर आता है और वो देखता है केव को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है। केव को रेड कर्टन से सजाया है और कैंडल जली हुई है। वो जगह अब अच्छी लग रही थी। लैंस सेंड हुसियान की तरफ देखता है जो एक जगह बैठकर अपनी वाइन की मज़े ले रहा था। जब हुसियान की नज़र उस पर जाती है तो वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने आने में कुछ ज़्यादा देर कर दी? वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो हुसियान की तरफ देखने लगता है। तब हुसियान उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। इससे वांग जी घबरा जाता है क्योंकि उसे हुसियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं कब ये ओमेगा उसकी गर्दन दबा दे। हुसियान जो थोड़ा ड्रंक लग रहा था वो वांग जी के करीब आ जाता है और उसकी चिक्स को पकड़ कर कहता है, तुम प्रिटी लगते हो, और उसके फेस को इधर उधर करके देख रहा होता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। और वो लांगवंग जी के आर्म को टच कर रहा था, फिर उसकी चेस्ट को टच करता है और कहता है, शायद तुम्हारी बॉडी देख कर ही मैं बहक चुका था, पर मेरी पावर मुझे हीट के टाइम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर दिया ही है। मुझ पर पहले भी अटैक हो चुका है पर कोई भी मुझे टच तक कर नहीं पाया, पर इस बार मेरी पावर ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। वो तुम्हारी पावर के आगे सप्रेस हो गई। मुझे तुम बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो लैंसन की गर्दन पकड़ लेता है और उसके फेस को अपने फेस के एकदम करीब लाता है। तब वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, अब मुझ पर गुस्सा मत कीजिए और मेरी गर्दन छोड़ दीजिए। तब हुसियान लांगवंग जी की गर्दन को बहुत जोर से दबाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होना चाहिए। तब वांग जी अपनी पफी फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान छोड़ दो। हुसियान जो उसकी फेस की तरफ देख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। अब हुसियान उसकी गर्दन छोड़ देता है और कहता है, चलो मेरे साथ। तो वांग जी कहते हैं, क्या क्या कहा? तब हुसैन उसकी तरफ ब्लड कर देख कर कहता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम्हें क्या वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं करनी है? वांग जी तो ये बात सुनकर ही शॉक्ड हो चुका था। हुसैन कहता है, तुम खड़ी क्या हो, चलो। वांग जी तब उसके पीछे पीछे चलने लगता है और वो हुसैन की वही छोटी से केप में आ जाते हैं और वहाँ पर सब चीज़ अच्छे से सजी हुई थी और वहाँ पर बेड भी था जिसमें गद्दी थे, सॉफ्ट ब्लैंकेट और पिलो थे। हुसियान तब अपने बेड में बहुत ही सेक्सी तरीके से बैठ जाता है और वो लांगवंग जी को अपने पास आने का इशारा करता है। वांग जी तब थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो हुसियान के पास आकर बैठ जाता है और हिचकते हुए कहता है, क्या आप सच में मुझे करने की परमिशन दे रहे हो? तब हुसियान को उसकी बात को ढंग को समझते हुए और उसके एक्साइटेड फेस को देखकर कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हाथ लगाने भी नहीं दूंगा खुद को। इस पर तो वांग जी का मुंह ही लटक जाता है। हुसियान कहता है, मुझे तुम्हारा मिनी बैग देखना है, मुझे दो। वांग जी चौंक जाता है और कहता है, क्या? तो हुसियान कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तब वांग जी अपने पास से एक छोटा सा पाउच निकालता है, पिंक कलर का, जिसमें वाइट कलर से क्लाउड बने हुए थे और बहुत छोटा सा बैग था। हुसियान को उससे वो बैग ले लेता है और उसको सामान को एक एक करके निकाल कर देख रहा होता है। उसमें वांग जी की तलवार, कुछ बुक, कुछ मेडिसन
कुछ पेपर्स और काफ़ी सारे पैसे। वो शान तो पैसे देखकर खुश हो जाता है। ये चीज़ वांग जी भी नोट करता है। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक चुकी हैं। वो जियांग को उन सारे सामान को फिर से बैग में रखकर उस बैग को अपने पास रख लेता है। तो वांग जी कहता है, आप मुझे मेरा बैग दीजिए। तो वो जियांग कहता है, तुम मेरे बंदी हो तो ये सारे सामान की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरे पास रहेंगे। और ऐसा कहते हुए वो लैंसन की चीक्स को पकड़कर प्रेस कर रहा था। तब वांग जी उसके हाथ को झटकता है और कहता है, मैं कोई बंदी नहीं हूँ, मैं अब आपका हस्बैंड हूँ। ऐसा कहते हुए लैंसन अब अपनी अल्फा सैंड को रिलीज कर रहा था।